आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सुपर कीवर्ड। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि यू कैन यूज द सुपर कीवर्ड विद द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से? आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स। और हम यूज कर सकते हैं सुपर कीवर्ड को विद द टू कॉल द मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास। इसी तरह से टू इफ यू वांट टू कॉल द वेरिएबल्स ऑफ द सुपर क्लास, दैट इज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द सुपर क्लास, देन यू कैन यूज द सुपर कीवर्ड। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो थर्ड पॉइंट है, वी कैन यूज सुपर इन द कंस्ट्रक्टर्स ऑल्सो। इन द कंस्ट्रक्टर्स ऑल्सो मतलब अगर हमें सुपर क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और हमें कई बार ज़रूरत भी पड़ती है कि हमें सुपर को यूज़ करना ही पड़ता है, वो ज़रूरत है। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आएंगे। आज मैं उस केसेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले हम जनरल बातें डिस्कस करते हैं और एक बार हम इस प्रोग्राम को रिविजिट कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर ये आपकी 3 क्लासेस बनाई थी। ये था आपका C.Java, D.Java और E.Java। अब हमने इसके अंदर क्या बनाया था, हमने एक क्लास C बनाई थी। उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर एक हमने डिफाइन किया था जो सिंपल प्रिंट कर रहा था C कंस्ट्रक्टर कॉल। फिर हमने एक क्लास D बनाई थी जो C की सब क्लास थी। और फिर हमने एक क्लास E बनाई थी जो D की सब क्लास थी। मतलब हमने हायरार्की इस तरह से बनाई थी कि C की सब क्लास D और D की सब क्लास हमारी E। और हमने उसके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है कि उसकी सुपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। और जब वो क्रिएट करता है ना, तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसको हम एक तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, उनको वो कॉल करता है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर तो फायर करना पड़ेगा। तो आपके ये वाले दोनों कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देख लेते हैं और हम ये देखते हैं कि C कंस्ट्रक्टर कॉल, D कंस्ट्रक्टर कॉल और E कंस्ट्रक्टर कॉल, ये तो हमने सब अपनी क्लास के अंदर देख ही लिया था। अब हम इसके अंदर आज इसके अंदर क्या देखेंगे कि हम सुपर कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी इसको यूज़ करता है। वो कैसे यूज़ करता है? अब जब उसे ई का ऑब्जेक्ट बनाना, हमने यहाँ पर ई का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जावा रन टाइम को क्या करना पड़ेगा, वो देखेगा कि डी इसकी सुपर क्लास है। तो पहले जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करेगा, आपका डी का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हर कंस्ट्रक्टर के पहली लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली ये ऐड कर देता है। यहाँ पर 2 राउंड ब्रैकेट्स आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? अगर कोई कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स ले रहा हो तो हम यहाँ पर इस तरह से पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स, 2 आपके राउंड ब्रैकेट्स आएंगे ही आएंगे। तो ये एक तरह से इनविजिबल लाइन होती है। इनविजिबल लाइन मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जब आपकी क्लास फाइल जनरेट करता है ना, तो हर कंस्ट्रक्टर से पहले अगर उसकी कोई सुपर क्लास है तो ये सुपर कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर लेता है। इसी तरह से डी के अंदर भी क्या है, यहाँ पर ये सुपर को यहाँ पर ऐड कर देगा। सब में अपने क्लास फाइल के अंदर ये एडिड रहते हैं। और सी के अंदर भी वो क्या करेगा, सुपर को ऐड करेगा ही करेगा। क्योंकि हम आगे जा कर के पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है आपकी लैंग पैकेज के अंदर, वो हर क्लास की सुपर क्लास होती है ऑटोमेटिकली। जैसे लैंग पैकेज के अंदर क्लास होती है आपकी सुपर क्लास। तो आपके प्रोग्राम के अंदर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर देता है। तो मतलब एक तरह से जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जिस क्लास की कोई सुपर क्लास नहीं होती, भाई इसकी तो सुपर क्लास है, कोई बात नहीं, इसकी कोई सुपर क्लास नहीं है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिख देता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, ये देखो, क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ द क्लास हायरार्की। एवरी क्लास हैज ऑब्जेक्ट क्लास हैज अ सुपर क्लास। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास की, हमने जितनी भी क्लासेस आज तक के वीडियोस में बनाए हैं, सबकी सुपर क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास ही होती है। इसकी सुपर क्लास नहीं होगी। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा लैंग्वेज आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस
सपोर्ट नहीं करता, मतलब एक क्लास को एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकती है या फिर एक क्लास की एक ही सुपर क्लास हो सकती है। तो डी की यहाँ पर सी सुपर क्लास है, लेकिन सी की कोई सुपर क्लास नहीं है। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करेगा, यहाँ पर एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लगा देगा। हम चाहे तो उसको खुद भी लगा दें, लेकिन वो तो लगाएगा ही। आप चाहो तो इस लाइन को हटा दो या चाहे तो इस लाइन को रखो, उसमें आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर भी वो सुपर को यूज़ करेगा। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन के अंदर हमने तीनों में सुपर लगा दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो काम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हमारे लिए कर रहा था, हमने वो काम खुद से अपने आप एक्सप्लिसिटली कर लिया। तो ये काम एक तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, कई बार ऐसे आपके इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें हमें ये काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखो, अब हमारा ये प्रोग्राम, हम इस सुपर को यहाँ से हटा देते हैं, या फिर हम हटा ही देते हैं हम इस सुपर को यहाँ से, चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। सपोज यहाँ पर क्लास डी है। अभी हम क्या करते हैं, हायरार्की के अंदर हम क्लास डी और ई की रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। हम मतलब क्लास सी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अब यहाँ पर क्लास डी है आपकी, और क्लास डी की सब क्लास क्या है यहाँ पर, ई, मतलब दो ही क्लासेस को हम यहाँ से डील कर रहे हैं। हम इस वाली क्लास को बंद कर देते हैं। तो क्लास डी इज़ द सुपर क्लास ऑफ क्लास ई। तो ई यहाँ पर सब क्लास है और डी आपकी क्या है यहाँ पर, सुपर क्लास है। हम इस वाले सुपर को भी हटा देते हैं, क्योंकि क्लास फाइल के अंदर तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इसको ऑटोमेटिकली लगा देगा। अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कई बार हमें सुपर यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। कंपलसरी कैसे होता है, ये देखिए। सपोज इस क्लास के पास दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, एक क्या है यहाँ पर x और एक इंस्टेंस वेरिएबल है यहाँ पर y। दो इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ हैं x और y। अब इसके अंदर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर दो पैरामीटर्स ले रहा है, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ठीक है। और जो भी इनकी वैल्यू आती है वो दिस डॉट x इज इक्वल टू x कर देता है और दिस डॉट y इज इक्वल टू y कर देता है। हम ये सारा सिंटेक्स पढ़ चुके हैं और बाद में केवल ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये तो देखने के लिए है कि कंस्ट्रक्टर फायर हो गया। अब क्लास डी के पास अपना एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो दो पैरामीटर ले रहा है, और हम ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपको एक, जैसे यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है। आपको क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है। लेकिन अगर अपनी क्लास के अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, ये भी कंस्ट्रक्टर है, तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो वो क्लास डी को भी क्या करेगा, यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। अब ये देखिए, अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करें, तो ये देखो बहुत समझने वाली बात है। आप अपनी अगर कोई क्लास बना रहे हो ना, तो अगर आप कोई भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखते हो तो बहुत सोच समझ करके लिखना। क्यों, अब ये देखिए यहाँ पर ये एरर तो शो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हम इस प्रोग्राम को फिर भी रन करेंगे और इस एरर को हम समझेंगे कि यहाँ पर ये एरर यहाँ पर इस तरह से क्यों शो कर रहा है। हमने इस प्रोग्राम को रन कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो एरर आ रही है, ये क्या आ रहा है, इम्प्लिसिट सुपर। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो अपने आप से लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर डी के अंदर सुपर, वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होगा, अब ये देखो, अब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ने यहाँ पर क्लास फाइल के अंदर क्या जोड़ दिया, यहाँ पर सुपर जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर इसने सुपर जोड़ दिया, यहाँ पर भी डेडलाइन आ गई। अब वो जो अपने आप सुपर जोड़ेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर सुपर डी क्लास के अंदर ऐसा कंस्ट्रक्टर देखेगा जो कोई भी पैरामीटर ना ले रहा हो, लेकिन उसे क्लास डी के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर मिलेगा ही नहीं जो कोई भी पैरामीटर ना ले रहा हो। तो अब क्या करेगा, अब क्लास हमें ई का तो ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन अब क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कोशिश करेगा कि क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाए, और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि सुपर के अंदर क्या है, यहाँ पर सुपर के अंदर हमने कुछ पास ही नहीं किया एज अ पैरामीटर। तो अगर आपकी सुपर क्लास के पास कोई भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली कॉल करना ही पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती है कि आप उसको कॉल करो ही करो। तो अगर हम यहाँ पर
10 और 20 पास कर देते हैं। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं आई। तो इस केस के अंदर हमारे को सुपर यूज़ करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कोई एरर नहीं आएगी। हमारा फर्स्ट क्लास करेगा डी कंस्ट्रक्टर कॉल, उसके बाद आपका ई कंस्ट्रक्टर कॉल। तो अगर आपकी सुपर क्लास के पास कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और आप उसकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसकी कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा पैरामीटर पास करके। कौन से पैरामीटर? आपको सुपर क्लास के अंदर देखना पड़ेगा कि वो कितने पैरामीटर ले रहा है। 2 पैरामीटर ले रहा है तो आपको सुपर के अंदर वो 2 पैरामीटर यहाँ पर पास करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये सुपर जो है ना, इट शुड बी द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ योर कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहली लाइन होनी चाहिए। अब मैंने देखो इसको बाद में लिख दिया तो यहाँ पर ये एरर आ गई। कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। तो ये हमेशा पहली लाइन के अंदर होना चाहिए। तो हम इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करके इसको पहली लाइन के अंदर हम इसको डाल सकते हैं। तो जिस तरह से हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सुपर यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर दिस भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए दिस हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पर ये केवल एक इंटीजर ले रहा है एज अ पैरामीटर। यहाँ पर केवल ये एक इंटीजर ले रहा है एज अ पैरामीटर और हमने कहा एस आउट। और एस आउट के अंदर हमने यहाँ पर दे दिया कि क्लास D1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में कॉल 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, कि क्लास D1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, कि हमारा एक 1 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो गया। मतलब अब इस क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। हालांकि ये कोई इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं क्योंकि मेरे को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप यहाँ पर दिस कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बना ही लेते हैं इंटीजर z। यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पर ही इंटीजर z को यहाँ पर पास कर देते हैं। नाम इसका कुछ भी हो सकता है, नाम में इसमें कुछ नहीं रखा। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास E1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, एक पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पर ये कॉल हो गया, ठीक है। सिंपल था यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या दे रहा है, इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर D इज़ अनडिफाइंड। ये देखो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, हम है ना क्या करते हैं, एक है ना हम इसको नॉन पैरामीटराइज भी कर देते हैं क्योंकि फिर कंस्ट्रक्टर। और एरर यहाँ पर क्यों दे रहा है कि अब यहाँ पर हमारे को, क्योंकि यहाँ पर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया था, तो अब यहाँ पर इसे सुपर यूज़ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो एरर दे रहा था। जब हमने यहाँ पर एक तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया ना, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया तो अब यहाँ पर जो जावा सुपर ऐड करेगा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखो, अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर ई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और ये चारों के चारों कंस्ट्रक्टर फायर हो जाए। ये एक गेम प्लेइंग जैसा है केवल, लेकिन इस गेम में आपको सब समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हमें ये चारों कंस्ट्रक्टर फायर करने हैं। हमने चारों के अंदर मैसेज लिखा हुआ है क्लास D1 पैरामीटर, या फिर हम कर देते हैं ऐसे नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल D2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल। और हमने ई के अंदर क्या लिखा हुआ है, ई यहाँ पर नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल E1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल। यहाँ पर हम इसकी स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं। मतलब हम इस तरह का प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं और ये चारे के चारों कंस्ट्रक्टर फायर हो जाए। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का। अब ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसको मिल गया यहाँ पर। उसके बाद सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, सुपर क्लास के बाद। लेकिन हम चाहते हैं इस कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना। हम कहते हैं कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो,
तो आप पहली लाइन के अंदर सुपर या दिस कुछ भी कॉल कर सकते हैं, मतलब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो कि आपका 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। तो आप जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है सुपर की कंस्ट्रक्टर के अंदर, आप उसको दिस या सुपर किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका पहले कंट्रोल यहाँ पर गया, हम यहाँ पर जो है ना यहाँ लगा देते हैं, ये पहले कंट्रोल यहाँ पर गया, और अब हमने कंट्रोल को कहाँ भेज दिया, इसी क्लास का दिस, मतलब इसी क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर, विच इज़ टेकिंग 1 इंटीजर एज अ पैरामीटर। तो अब हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर फायर होगा, या फिर हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया, हमारा कंट्रोल अब यहाँ पर चला गया। अब आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर फायर होगा, ठीक है। तो पहले आएगा ई नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर क्लास ई 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल। अब यहाँ पर हम कंट्रोल कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हम कंट्रोल हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर तो कंट्रोल अपने आप ही चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगा हुआ है, यहाँ पर सुपर लगा हुआ है, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर सुपर। सुपर मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर अपनी सुपर क्लास का जो कुछ भी नहीं ले रहा एज अ पैरामीटर, ये कुछ भी नहीं ले रहा एज अ पैरामीटर, तो क्या लिखा आएगा, क्लास डी नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अब कंट्रोल आपका यहाँ आ गया। तो मतलब पहले आपका ये कंस्ट्रक्टर फायर होगा, उसके बाद आपका ये कंस्ट्रक्टर फायर होगा, उसके बाद आपका ये कंस्ट्रक्टर फायर होगा, और हम यहाँ पर थर्ड लाइन के अंदर 4, अब हमारा कंट्रोल आ गया यहाँ पर 4। अब हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिस, और ये कितने पैरामीटर ले रहा है, 2, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। हम कोई भी 2 इंटीजर यहाँ पर पास कर देते हैं। तो अब आपके एक ऑब्जेक्ट बना और आपके चारों कंस्ट्रक्टर फायर होंगे। देखिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता समझने का कि हम कंस्ट्रक्टर्स को किस तरह से चेन कर सकते हैं। एक तरह से कंस्ट्रक्टर की हमने चेनिंग कर दी। चेनिंग का मतलब पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हमारा काम उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं। वो हमारे को कौन प्रूव करेगा, वो हमारे को आउटपुट प्रूफ करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। अब हमने इस प्रोग्राम को रन किया। अब ये देखिए पहला आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, D2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, यहाँ 1 लिखा हुआ है, D2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, D2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, D2 पैरामीटर। लेकिन एक मिनट रुकिए, ई हमने कहा लिखा ई, अच्छा हाँ आपका रिवर्स होगा ना, ये रिवर्स चेन आपकी रिवर्स होगी, क्योंकि पहले सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपके ये कंस्ट्रक्टर फायर होंगे रिवर्स, क्योंकि कंट्रोल अब यहाँ चला गया। देखो ये पहले आपका कंट्रोल यहाँ गया, फिर आपका कंट्रोल यहाँ गया, फिर आपका कंट्रोल यहाँ गया, और फिर आपका कंट्रोल यहाँ गया। अब यहाँ के बाद कुछ बचा नहीं, तो अब ये रिवर्स में चलेंगे। पहले 4 वाला प्रिंट होगा, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। अब ये देखिए पहले 4 वाला D2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, D2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल। अब ये 3 वाला क्लास डी नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, क्लास डी नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल। अब आपका 3 के बाद 2 वाला क्लास ई 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, क्लास ई 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, और उसके बाद पहले वाला कॉल होगा क्लास ई नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल, क्लास ई नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल। क्योंकि अब आपका यहाँ पर अब वो कंस्ट्रक्टर यहाँ से फायर करने शुरू करेगा रिवर्स, जैसे रिकर्शन होता है ना, पहले 4 वाला फायर करेगा, फिर 3 वाला फायर करेगा, फिर 2 वाला फायर करेगा, फिर 2। और ये कंट्रोल बता रहा है कि कंट्रोल हमारा पहले 1 पे गया, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया। 4 के आगे कुछ बता नहीं, क्योंकि 4 के आगे कुछ क्यों नहीं बचा, 4 के आगे भी बचा है। 4 के आगे भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सुपर लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सुपर क्या करेगा, तो सुपर आपका ये सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जिसकी कोई सुपर क्लास नहीं होती उसकी कौन सी सुपर क्लास होती है, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको यहाँ पर अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास, कोई बात नहीं। तो पहले अब कंट्रोल रिवर्स होंगे, तो पहले आपका ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट फायर होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर फायर होगा, उसके बाद हमारा ये कंस्ट्रक्टर फायर होगा, फिर ये, और फिर 2 नंबर वाला, और फिर 1 नंबर वाला। और हमने यहाँ से ये प्रूव भी कर दिया। तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो दिस या सुपर, आपको ये 2 चीज़ें इसके अंदर लिखनी ही पड़ेंगी। तो हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, हमारे पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं या नहीं हो गए। तो अब यहाँ पर वेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास, जावा रन टाइम फर्स्टली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लासेस बाय फायरिंग द डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। We can explicitly calls the constructor of super class with the help of super keyword. Explicitly हम super keyword के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ये देखो हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, ठीक है ना, हमने यहाँ पर super explicitly भी हम इसको कॉल कर सकते हैं।
इन कंस्ट्रक्टर इफ़ वी आर यूजिंग सुपर कीवर्ड देन दिस शुड बी द वेरी फर्स्ट लाइन। वेरी फर्स्ट लाइन तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस लाइन को इसके बाद लिख दें तो एरर आ जाएगी, जैसे मैंने करके भी दिखाया था। या फिर इसको हम इसके बाद लिख दें, इसको हम इस लाइन के बाद लिख दें तो होगा क्या, यहाँ पर ये एरर आ जाती है। इसमें देखो एरर में लिखा भी होता है कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पर एक कंट्रोल Z कर देते हैं और ये दोबारा से पहली लाइन के अंदर पहुँच गया। और जहाँ पर इफ़ यू डिफाइन अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर in your super class, be careful, सब क्लास शुड कॉल इट एक्सप्लिसिटली इन इट्स कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपकी सुपर क्लास के पास कोई भी नॉन पैरामीटर, आपके पास सुपर क्लास के पास, सपोज सुपर क्लास के पास ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, केवल ये कंस्ट्रक्टर है, तो अगर आपकी सुपर क्लास के पास केवल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो क्या कहा गया है यहाँ पर, बी केयरफुल, कि आप केयरफुल हो जाओ, क्योंकि सब क्लास को वो एक्सप्लिसिटली कॉल करना ही पड़ेगा। सब क्लास को ये एक्सप्लिसिटली कॉल करना ही पड़ेगा। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, सारा बिहेवियर के कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करते हैं। हमने कंस्ट्रक्टर की पूरी, मैंने आपको चेन भी यहाँ पर बना करके दिखा दी कि एक ऑब्जेक्ट बना और हमने चारों के चारों कंस्ट्रक्टर्स फायर कर दिए। अब हम अगले वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, इन वीडियो 46 वी विल डिस्कस अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन जावा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। और ये जितने भी आपके नोट्स हैं, ये आपकी ये फाइल है और ये आपके प्रोग्राम्स हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, वो भी आप कमेंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। या फिर वीडियो के अंदर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट्स और चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इन सब प्रोग्राम्स का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, किस टॉपिक के साथ, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के टॉपिक के साथ।